भारत न्यूज में नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज़। मैं हूं रवि टूना। दोस्तों, अभी कोरोना महामारी जो है उससे जो जंग छिड़ी हुई है, जिसमें कि अभी प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन 4 का भी ऐलान कर दिया गया। सारे जो राज्य हैं वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए लोगों से बोल रही है। इंडस्ट्रीज़ बंद है, काम धाम बंद है, लोग जो है जो प्रवासी मजदूर हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो अभी आप फाइनेंशियल स्थिति कह लीजिए वो एक चरमरा सी गई है। तो और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एक पैकेज की घोषणा की गई 20 लाख करोड़ की, तो उसमें ख़ास एक जो सब्जेक्ट था वो था एमएसएमई। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़। तो इस पे फोकस किया गया है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उनके द्वारा भी 5 चरणों में इसके ऊपर फोकस किया गया कि उन जो अर्थव्यवस्था पे जो पैसा 20 लाख करोड़ है उसको डिवाइड किया गया। लेकिन हम उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से एक्चुअली एमएसएमई है क्या, क्योंकि एमएसएमई एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट होने जा रहा है इस अभी की जो अर्थव्यवस्था है। तो इसके लिए हम बात करेंगे एक्सपर्ट से, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट राधेश्याम शर्मा जी हैं, जो बहुत ही ज़मीन से जुड़ी चीज़ों से उठते हुए अपने स्ट्रगल के दिनों से लेके आज एक उस मुकाम पे खड़े हैं कि वो जो है एमएसएमई का एक्सपर्ट बोले जाते हैं आज के समय में। तो हम चाहेंगे कि हमारे शर्मा जी से बात करें, और ताकि जो भी एमएसएमई, बहुत सारे लोग, जैसा कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग एमएसएमई का सही अर्थ क्या है, और अगर लोग जानना शुरू कर दें, एडवाइस अगर वो उनको अगर समझ में आ जाए, तो शायद आज के डेट में इस क्रूशल समय में लोग अपने आप को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उज्जवल भारत न्यूज़ में राधेश्याम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप 2 शब्दों में अपना परिचय दे दें। सीए राधेश्याम शर्मा है। मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। 1989 में मैं यहाँ बॉम्बे आया था और सीए करने के लिए आया था, और सीए यहीं से किया। सीए किया, एसडब्ल्यू किया, एमबीए किया, देन सर्विस भी किया, और 1995 ऑनवर्ड्स मैंने सीए प्रैक्टिस चालू किया है। और स्पेशली उस प्रैक्टिस में मैंने हमेशा ही एमएसएमई जो छोटे क्लाइंट्स हैं उन्हीं पे ध्यान दे करके काम किया है, और उनको मैं मतलब स्टार्ट पॉइंट से जानता हूँ। जो मैं आई कैन से दैट मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो एकदम जीरो से चालू किए हुए हैं, और उनमें से बहुत अच्छे क्लाइंट भी बने हैं। तो मतलब इन एंड आउट जो एमएसएमई में क्या क्या इश्यूज आते हैं वो हमारे को लास्ट 25 या 30 साल में बहुत ही अच्छी तरह हम समझ पाए हैं। सर, मैं ये बताऊंगा कि एमएसएमई बातें तो अपन बहुत करते हैं एमएसएमई, और इंडिया में अपन को वर्ड देखेंगे तो इसमें अपने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं। इनमें 2 कैटेगरी किया है। सर्विस वाली इसमें इंक्लूड किया है, और इसके अंदर इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया है। लेकिन मेरे नज़र में एमएसएमई है कि जो बड़ी इंडस्ट्री, बड़े आदमी नहीं है, बाकी के सारे जो बिजनेस कर रहे हैं, या छोटा करे या रेडी वाला हो या कोई भी हो, वो एमएसएमई में है। और आज मतलब लास्ट 2006 से तो बहुत अच्छा एक्ट भी आ गया है जहाँ पे अपन एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि छोटे से छोटे दुकानदार है वो भी कर सकता है, और बड़े से मतलब उसमें मीडियम या स्मॉल इंटरप्राइजेस तक के मतलब क्लाइंट उसके अंदर कवर कर सकते हैं। एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो सब्जी वाले, फल वाले हैं, रेडी वाले, वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनमें एक चीज़ है, खाली ट्रेडिंग को उन्होंने बाहर रखा है। ट्रेडिंग वाले नहीं आते हैं, लेकिन यदि वो बिजनेस कर रहा है और वो यदि अपनी खुद की शॉप है, जिसको अपन बॉम्बे में शॉप एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस वाले बोलते थे, वो लोग या रेडी वाले या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, सारे के सारे कवर हो सकते हैं। अब
अब रही बात, अपन इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है रजिस्टर्ड एमएसएमई, दूसरा है अनरजिस्टर्ड एमएसएमई। इंडिया में रजिस्टर्ड एमएसएमई बहुत कम है बिकॉज इसकी अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है। और लोग, ये सेक्टर एक ऐसा है कि बिकॉज हर बिजनेसमैन इसमें अपने दाल रोटी नहीं खा पाता है, तो इसलिए जो भी कंसल्टेंट होते हैं या जो भी दूसरे सेक्टर्स होंगे तो वो वहाँ तक रीच नहीं कर पा सकते हैं कि वो उनको पूरा समझा सके कि भैया आप एमएसएमई के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या फ़ायदा है, और आगे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हो, सरकार के भी और सरकार के अलावा भी। अब अपन इसमें डिफरेंस करेंगे कि एमएसएमई रजिस्टर्ड कौन सी है। तो ये प्री कोविड और पोस्ट कोविड इनमें डेफिनेशन में थोड़ा चेंज हुआ है। प्री कोविड में एमएसएमई रजिस्टर्ड वो थे कि 3 कैटेगरी, उसमें भी 3 कैटेगरी थी, जहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को ही ध्यान दिया था। तो वो पहले जैसे 25 लाख 20 लाख था, 25 लाख था, वो अभी 1 करोड़ कर दिया है। 1 करोड़ से जो 5 करोड़, जो 1 करोड़ वाला था उसको 5 करोड़ कर दिया है, 5 करोड़ से वाला 10 करोड़ कर दिया है। सेम चीज़ उसमें दूसरी एक कंडीशन डाली है उन्होंने, वो कंडीशन डाली है एक टर्नओवर की, क्योंकि एक मतलब अपनी सरकार या जो भी विशेषज्ञ होते हैं, जो एमएसएमई या बिजनेस विशेषज्ञ होते हैं या सरकार की पॉलिसीज बनाते हैं, उनके नज़र में ये रहता है कि भाई टर्नओवर भी एक वन ऑफ द क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे अपन ये छोटे कारोबारी हैं या नहीं है पता चल सके। तो इसलिए उसी को 3 कैटेगरी में डाला है कि एक ये है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है, दूसरा टर्नओवर 50 करोड़ है और तीसरा टर्नओवर 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ वाले मीडियम एंटरप्राइजेस में डाला है। जो 50 करोड़ के टर्नओवर तक के हैं उनको अपन ने, जो गवर्नमेंट ने स्मॉल में डाला है, और जिनका 1 से 50 करोड़ के बीच है, सिर्फ 5 से 50 करोड़ के बीच है, तो उनको स्मॉल, 5 से 50 करोड़ के बीच में स्मॉल है, और 1 से 5 करोड़ जिसका टर्नओवर है वो मीडियम, एकदम इसको मतलब माइक्रो इंडस्ट्री बोल सकते हैं, वो माइक्रो में डाला है। माइक्रो का मतलब है कि बहुत छोटे, एकदम सूक्ष्म दर्ज है। उसके अलावा भी मतलब जैसे रेडी वालों के लिए भी पैकेज की अपन बाद में बात करेंगे, रेडी वालों के लिए क्या पैकेज है या क्या क्या गवर्नमेंट या बैंकों में क्या मिलता है। बट पहला मैं राय ये दूंगा कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई पहले गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि एक तो अपनी गवर्नमेंट को ये मालूम पड़े कि हम हैं कितने, एमएसएमई वाले हैं कितने, क्योंकि आज के टाइम पे उनके पास में डाटा है वो तो रजिस्टर्ड वाला ही है। जो भी वो कल पैकेज बेनिफिट या कुछ भी देंगे तो वो तो रजिस्टर्ड वालों को ही देंगे। जैसे आधार कार्ड आज है तो आधार कार्ड जिसके पास होगा उसी बेनिफिट उसी को मिलेगा। सर इसमें तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये रजिस्टर्ड का प्रक्रिया क्या है। सर ये बहुत ही इजी प्रक्रिया है। एक पोर्टल है जो एमएसएमई पोर्टल है, जिनके मतलब मिनिस्टर अपने नितिन गडकरी सर हैं, सीधा उस पोर्टल में जाएं। और आज अभी तो बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ने अभी इवन चार्जेस भी माफ़ करके रखे। तो आज के टाइम पे डायरेक्टली जाएं, आधार से लिंक है, जिनके पास आधार कार्ड है वो अब इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और विद इन 1 आवर ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपके पास आ जाता है। और आपको कुछ नहीं देना है, खाली आपके आधार कार्ड का खाली फोटो उनको भिजवाना है एड्रेस के साथ, वो भी ऑनलाइन आपके मतलब उसी को ही आप स्कैनिंग करके और उसको आप उस पोर्टल के ऊपर डाल देंगे, ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 1 आवर आपको आपकी मेल आईडी में आ जाएगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन में बहुत इजी प्रोसेस है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद में इसमें बहुत फायदे हैं, वो अपन सेपरेट सेक्शन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा सर ने बताया कि ये जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है वो विशेष करके ख़ास करके हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उद्योग आधार का, एमएसएमई का एक पोर्टल है, उसमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करके है, उसमें आप ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कराइए अगर अभी तक नहीं करा पाए हैं। क्योंकि अभी जो है आप अगर रजिस्टर्ड कराएंगे तो सरकार की नज़र में आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फ़ायदे मिलने वाले हैं इस पैकेज में वो आप उठा सकते हैं। तो ये हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ की तरफ से, शर्मा जी की तरफ से आपसे विशेष गुजारिश है कि आप अगर
अगर अभी तक चाहे वो छोटा से छोटा भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, किसी लेवल का बिजनेस, चाहे वो दुकानदार हो, ठेले वाले हो, किसी भी तरीके का अगर आप बिजनेस करें, आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद जब शर्मा जी, राधेश्याम शर्मा जी जब और MSME के विषय में बताएंगे तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी के डेट में जो MSME है उसकी क्या पोजीशन है अर्थव्यवस्था में, इसको जरा क्लियर करें। सर देखो, अभी मतलब ये चीज़ शायद गवर्नमेंट हो या जो MSME के एक्सपर्ट्स हों या इवन MSME खुद तो मालूम ही है। इवन प्री कोविड जो अपन बोल सकते हैं कि मार्च के पहले भी ये MSME जो सेक्टर्स था ये इतनी बुरी कंडीशन पे था कि वो बंद नहीं हुए थे, बट बंद होने के कोई बाकी भी नहीं था उसमें। अब रही बात क्या है कि ये जो मीडियम जो होते हैं, अपन जो मिडिल क्लास जिनको बोलते हैं, वो MSME वाले सारे मिडिल क्लास ही होते हैं। वो अपनी एक इमेज को रखने के लिए वो हर तरीके से कोशिश करते हैं इससे, और वो ये चाहते हैं कि मेरे वर्कर्स जितने भी मेरे साथ में रहें उनके लिए मैं कंटिन्यू बिजनेस करता जाऊं, चाहे मैं कितना भी तकलीफ पाके भी करूं। तो वो लोगों ने खड़ा करके रखा था। लेकिन ये अपना एक बैड लक था कि जो मतलब इतनी बुरी कंडीशन में होके जो अपन कोशिश कर रहे थे कि हम इसके बाहर आ जाएंगे, और गवर्नमेंट का भी बहुत सी स्कीमें थी, सपोर्ट्स थे, तो उससे अपन सोच रहे थे कि अपन ये कंडीशन बुरी होती जा रही है, लेकिन ये बिकॉज चाइना से इंडस्ट्री आ जाएंगी और अपने को फंडिंग का भी धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश कर रहे थे। तो हम ये मान लो ICU में थे, लेकिन ICU के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये 2 महीने का जो या 3 महीने का जो, इसको लॉकडाउन नहीं बोलूँगा मैं, इसको ये बोलूँगा कि महामारी के कारण, देखो लॉकडाउन करना महामारी के लिए ज़रूरी था। जैसे अपन बीमार हो जाएंगे, यदि बीमार हो गया, मैं मेरी फैमिली मेम्बर का अर्नर मेंबर हूँ, लेकिन बीमार हो गया तो मेरे घर वालों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि हम हॉस्पिटल जाने के कारण हुआ है, लेकिन अपने को ये बोलना चाहिए कि मेरी बीमारी के कारण अपने को ये तकलीफ हुआ है। तो ये लॉकडाउन की डेफिनेशन नहीं बता के अपने को ये बताना है कि बोलना है, सभी इसको गुजारिश भी करनी है कि अपन ये महामारी आने के कारण आज ये इंडस्ट्री एक कंडीशन पे खड़ी हो गई है कि इनको यदि किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो ये वापस पहिए घूमना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। कि मैं ये बोलूँगा कि जैसे अपन मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये आधे से आधी इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे है और आधी इंडस्ट्री कोमा की साइड में जा चुकी है। अब अपने को इसके जितने भी एक्सपर्ट्स हों, गवर्नमेंट हों या बिजनेसमैन हैं या जनरल पब्लिक है, वो इनको सोच के ये अपने को ये कोमा के बाहर लाना है इनको, और इनको वेंटिलेटर के बाहर लाना है ताकि जनरल वार्ड में आ जाएं और वो अपने घर जा पाएं और अपना काम कर पाएं। अब ये करने के लिए मैं एक मतलब लोगों को एडवाइस करूंगा इसमें कि इंडस्ट्री के चार पिलर होते हैं। जैसे मैं इकोनॉमी के लिए अपन सेपरेट बात करें, इकोनॉमी के एक पिलर में से MSME होता है, और MSME के 4 पिलर होते हैं, और कोई भी बिजनेस के 4 पिलर होते हैं, वी कैन से लाइक दिस। एक होता है उनके एम्प्लॉय, दूसरा होता है उनके सप्लायर, तीसरा होता है उनके कस्टमर, चौथा उनका होता है स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स में ओनर भी आता है, स्टेक होल्डर्स में उसमें गवर्नमेंट भी आती है, स्टेक होल्डर में उनके बैंकर भी आते हैं, और स्टेक होल्डर में उनके दूसरे लेंडर भी होते हैं, वो कहीं से पैसा लेके आते हैं, वो उनके स्टेक होल्डर होते हैं। तो ये 4 स्टेक होल्डर उनके होते हैं। तो ये चारों स्टेक होल्डर यदि एक साथ मिलके यदि इस इंडस्ट्री को सोचे तो ही MSME ये खड़ी हो सकती है। एक आदमी के बस की बात नहीं है। अब अपन कोशिश जो अपन सोच रहे हैं कि अपन खाली अकेला गवर्नमेंट कर दे तो भी ये नहीं हो पाएगा। तो अभी मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी भाई वर्कर्स थे उनको ये सोचना चाहिए कि भाई जब भी अपने को यूपी या बिहार के यहाँ आए थे तो अपने को दाल रोटी यहाँ से मिली थी, तो वो दाल रोटी को अपन हलवा वापस आके ये हलवा बनाने जैसी कोशिश करें, पूरा सहयोग देवें। हाँ, नो डाउट है कि वो उनमें उनको थोड़ा तकलीफ भी पाना पड़ सकता है कि भाई थोड़ा हो सकता है कि वो आए तो यहाँ काम कम हो, तो उनको हाजिरी कम हो,
अटेंडेंस कम हो तो हो सकता है पगार कम मिले, लेकिन वो 1-2 महीने 4 महीने रहेगा, वो कोई पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। और वो लोग सपोर्ट करें। मैं गवर्नमेंट और लेंडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो MSME को कम से कम रेट पे, क्योंकि आज के टाइम डिफरेंस ऐसा है कि लार्ज इंडस्ट्री को यदि 5% में या फॉरेन से इन्वेस्टमेंट 1% में या शेयर मार्केट के थ्रू 0% में पैसा मिल जाता है, वो MSME को नहीं मिल पाता है। अच्छा, तो ये मतलब इसलिए मैं सारे गवर्नमेंट और लेंडर्स हैं, जो भी लेंडर्स होंगे, चाहे वो प्राइवेट लेंडर हों, चाहे वो NBFCs हों, चाहे वो बैंक्स हों, वो जितने भी लेंडर्स हों या इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, ये जितना लिक्विडिटी की जरूरत हो इनमें इन्फ्यूज की जाए। मेरी ये 30 साल का एक्सपीरियंस है कि इनमें से 95% आदमी ईमानदार होते हैं और आपके पैसे लार्ज इंडस्ट्री से ज़्यादा आपके पास वापस आएंगे। यदि वो आप बड़ी इंडस्ट्री में डालोगे या शेयर मार्केट में डालोगे, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट करके यहाँ से आएगा। और ये हकीकत है। मिडिल क्लास जो होते हैं वो आदमी मतलब 5% देखो होता है, वो उसको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, पर 95% आदमी इसमें अपनी स्टेटस, अपनी इमेज और अपनी इंटीग्रिटी को हमेशा इंटैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि वो करें। तीसरा इनका जो होता है वो होता है सप्लायर। सप्लायर ऐसा है कि भाई पहले भी इनको माल दे रहा था, आज वो ये नहीं सोचे कि भाई ये इंडस्ट्रीज को अपन माल देंगे तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा। ये उन्होंने पहले भी उनका पैसा एक नहीं रखा है और आगे भी नहीं रखेंगे। इनको सपोर्ट करें। आप 1 महीना 2 महीना क्रेडिट दे सकें, जितना भी जो पहले यदि 30 दिन देते थे हो 45 दिन दो या 2 महीना दो, उनको क्रेडिट देवें, उन पे वो सेम विश्वास रखें, तो ताकि ये इंडस्ट्री खड़ी होगी तो आपका ही माल लेंगे फ्यूचर में, वो तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा। और यदि आपने इनको बंद कर दिया तो बिजनेस आपका भी कम होगा और ये भी खत्म हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि भाई सप्लायर जो भी हैं, जो भी MSME को माल सप्लाई करते हैं, चाहे वो सर्विस सप्लाई करें या गुड्स सप्लाई करें, वो उनको सेम लेवल का सपोर्ट कंटिन्यू करें। चौथा पिलर होता है कस्टमर। अब अपने को क्या, आज 10 साल में अपन खाली कस्टमर के थ्रू हमेशा भागते जा रहे हैं और कस्टमर आगे भागता है और अपन लोग पीछे पीछे भागते हैं। आज का ये रिक्वेस्ट है मेरी कस्टमर्स की कि भाई वो यदि इस देश हित में अपन काम करें, और उनके हित में भी है वो, क्योंकि वो भी देश का पार्टी है। यदि वो देश के हित में काम करें तो माल ज़्यादा से ज़्यादा माल वो इसी MSME से लेवें। और यदि उनमें कोई क्वालिटी में इश्यू है तो उन्हीं को बोले कि आपकी क्वालिटी में ये इश्यू है, वो क्वालिटी इंप्रूव करो, लेकिन ये माल ज़्यादा से ज़्यादा MSME का माल लेवें ताकि ये MSME खड़ी हो सके। तो ये चारों पिलर के थ्रू अपन इसको रिवाइवल कर सकते हैं। ये कंडीशंस, ये प्री कोविड और पोस्ट कोविड में आपको बता दिया कि क्या सिचुएशंस है। सर, MSME का इस पूरे देश के GDP में कितना योगदान रहता है? सर ऐसा है कि जब भी ऑन पेपर अपन बातें करते हैं तो ये 35 to 40% GDP का कंट्रीब्यूशन करती है, बट दैट इज दी अगेन आई टेल दैट कि अपने जो MSME रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड MSME है वो इवन 60-40 है। आज के दिन 40% ही MSME रजिस्टर्ड है। तो यदि अपन दूसरे 60% को साथ में कैलकुलेट करते हैं तो आज के दिन मेरे अनुमान में 60 to 65% GDP में कंट्रीब्यूट है ये MSME ही कर रहा है। तो आज सीधी 60% यदि कोई कर रहा है तो छोटा नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये MSME का एक कौन कौन इस पर डिपेंड होते हैं। फार्मर है, अपन फार्मर किसान का देखते हैं। जैसे मैं तो किसान का बेटा हूं तो मेरे को पूरी चीज मालूम है। किसान माल किसको बेचेगा? यदि वो माल ट्रेडर को भी देगा, लेकिन ट्रेडर जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कि मेरे पास में तिलहन है तो मैं माल दूंगा कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को माल जाएगा और छोटी छोटी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के पास माल जाएगा। सेम चीज़ है, यदि मेरे पास में गेहूं है तो उसका आटा बनेगा, यदि मेरे पास में दलहन है तो उसके दालें बनेंगी, मेरे पास में यदि मसाला के आइटम्स हैं तो उससे मसाले बनेंगे। आज मिर्ची है तो मिर्ची से मसाला बनेगा, धनिया है तो धनिया से बनेगा, जीरा से बनेगा। ये जो भी चीज़ें अपनी किसानों की हैं ये पूरी की पूरी डिपेंड है MSME पे।
क्योंकि किसानों के देखो फ्यूचर में लोग कोशिश कर रहे हैं, बट आज के टाइम पे किसान इवन एमएसएमई के ऊपर ही डिपेंड है। तो एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं, इवन इनडायरेक्ट भी ही ये जीडीपी का बहुत बड़ा रोल कर रहा है। अब इसमें इसके आगे जैसे आप कहोगे कि भाई इसमें कितने जो रोजगार दे रही हैं, अभी दूसरा रोजगार पे आएंगे। अभी ऑन रजिस्ट्रेशन सब गवर्नमेंट को मालूम है कि 13 से 14 करोड़ एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, ये जॉब क्रिएट कर रही है आज के टाइम में। हाँ, लेकिन ये 13-14 करोड़ अगेन अपन जो एस्टिमेशन बेसिस पे बोल रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड है उसका एस्टिमेशन बेसिस पे बोल रहे हैं। इसमें ये 14 करोड़ में अनरजिस्टर्ड को भी कवर किया है गवर्नमेंट वगैरह या जिन भी विशेषज्ञों ने, बट ये 14 करोड़ अगेन एस्टिमेशन है। यदि रियल टर्म में जाएंगे अपन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्रिएट बोलते हैं, जैसे अपन लोडिंग अनलोडिंग वाले हैं, तो लोडिंग यदि मेरे यहाँ ऑयल मिल है, वहां पे तिलन आता है, लोड होता है, अनलोड होता है, मैं उनको कवर करूंगा। दो उसको अपन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में डालते हैं, लेकिन वो मेरी इंडस्ट्री के कारण ही हो रहे हैं। मेरी इंडस्ट्री में लोड कर रहे हैं, मेरी इंडस्ट्री में अनलोड कर रहे हैं। तो यदि मैं इनडायरेक्टली लूंगा तो इट मे ग्रो इवन 20 करोड़ पीपल्स। और आज यदि टोटल 45 करोड़ की अपन का ऑन एन एवरेज बिजनेसमैन को छोड़ के 45 करोड़ आदमी खाली नौकरी पे हैं, और उनमें से यदि 20 करोड़ यदि एक ही सेक्टर दे रहा है तो उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होगा जॉब क्रिएशन में। सर, एक अहम चीज़ होती है एमएसएमई में कि ये जो SWOT एनालिसिस जो होता है वो क्या होता है एमएसएमई? देखो, SWOT एनालिसिस ऐसा है कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है इनकी और इनकी वीकनेस क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट अपन बनाते हैं, जब भी नया बिजनेस करो या अपन अप्रेजल करती है बैंक, तो SWOT एनालिसिस हर बिजनेस का करती है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि अपन एमएसएमई खुद अपना वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है अपन ने एनालिसिस ही नहीं करते। तो उनको यदि वीकनेस है तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम वीकनेस, यदि स्ट्रेंथ है तो हाउ टू यूज दैट स्ट्रेंथ फॉर द डेवलपमेंट, ये कर नहीं पाते हैं। तो मेरी मतलब ये पूरी एमएसएमई सेक्टर से गुजारिश होगी कि अपना SWOT एनालिसिस करें, अपने स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। यदि खुद के पास नहीं हो तो अपने प्रोफेशनल्स किसी को हायर करें और उनसे पूरी रिपोर्ट बनवाएं और उनसे पूरा समझें, और यदि अपनी स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, वीकनेस को ओवरकम कैसे हो सकता है उनसे आइडिया लेवल उनको इम्प्लीमेंटेशन करें। अब अपन है कि भी इनकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है छोटे इंडस्ट्रीज के डिसीजन। वो डिसीजन ऐसा है कि यदि बड़ी इंडस्ट्री को यदि फैक्ट्री डालनी है तो उसको 6 महीने 8 महीने 12 महीने आराम से लग जाते हैं, क्योंकि वो या तो लिस्टेड कंपनी रहती है, वो बोर्ड में अप्रूवल लेती है, फिर बाद में धरातल पे आने के लिए एनालिसिस करती है। और यदि यही आप और मेरे को फैक्ट्री डालनी है तो जगह देखा, आज का जगह देखा, ये ठीक है, जगह अच्छी है, अपने पास कितना पैसा है, लोन कहाँ से मिलेगा करके अपन उसको एक टोकन देके चालू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा इनका होता है डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, जो इनकी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ को ये यूज़ करें। यदि कोई भी इनके दिमाग में जो भी आइडिया है बिजनेस का, उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज ये एक एमएसएमई की स्ट्रेंथ होती है, उसको जाने ना दें। दूसरी इनकी स्ट्रेंथ है कि ये डायरेक्टली आदमियों से जुड़े हैं। यदि आज उनको वर्कर चाहिएगा तो किसी को फोन करेंगे या 4 आदमी मेरे को यहाँ चाहिएगा या लोगों को करेंगे, तो ये डायरेक्ट टच रहता है, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो मटेरियल का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन को ध्यान में रखें, ये कनेक्शन को यूज करें। प्रॉब्लम अपनी इसकी ये वीकनेस भी होगी, वो बाद में बताऊंगा कि, लेकिन ये एक स्ट्रेंथ है इसकी, इनके पास में कनेक्शन है, उसको यूज करें। तीसरी एमएसएमई के पास में सबसे बड़ा जो है वो है उनके किड्स। आज यदि 15 साल के बड़े बच्चे जिसके घर में भी हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो उनसे पूरा उनको इन्वॉल्व करें। बिकॉज आज के टाइम पे जो न्यू जनरेशन है, उनका जो ब्रेन है वो अपने ब्रेन से 4 गुना है। ये 100% है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में चले, चाहे वो बिजनेस में चले।
अपन घर में जाके डिस्कस करें और डिस्कस करें और बच्चों को इन्वॉल्व करें, चाहे आधा घंटा ही करें। देखो अपन क्या है, बच्चों को ये सोचते हैं बच्चों की पढ़ाई में है, अपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि वो आपको एडवाइस देते हैं, उनका बिजनेस यदि आपको आधा घंटा डेली वो उन्होंने दिया आपको, उनका कोई स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जिनके घर में भी 15 साल से 25 या 30 साल तक के बच्चे हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, उनसे पूरा डिस्कस करें और वो जो गाइडेंस देते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें, बिकॉज वो बहुत ही अच्छी आपको यूज आएगी। चौथा इनका जो स्ट्रेंथ होता है, 4 स्ट्रेंथ में इसमें बनाया, चौथा जो इनका स्ट्रेंथ होता है कि उनको आज के टाइम पे लो कॉस्ट पे प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, जो यदि वही चीज़ यदि बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो लाखों में लगेंगे, वही चीज़ इनको हजारों में मिल जाएगी। तो ये प्रोफेशनल का भी पूरा यूटिलाइजेशन करें लो कॉस्ट का। ये 4 हो गई इनकी स्ट्रेंथ्स। अब इनकी वीकनेस क्या है? पहला वीकनेस है इनमें मैनेजरल पावर नहीं होता। ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनके मैनेजमेंट्स, जो बिजनेस मैनेजमेंट के जो भी रूल्स होते हैं, वो ये छोटे बिजनेसमैन के पास नहीं होता है। ये डिग्री के कारण नहीं आता, एक्सपीरियंस से आता है, बट बिकॉज ये अपन ने बिजनेस इसी तरीके से डेवलप किया है कि कभी भी मैनेजमेंट रूल अपन ने अप्लाई ही नहीं किए। तो ये एक छोटी इंडस्ट्री की वीकनेस है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि ये वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं वो दूसरे प्रोफेशनल की एडवाइस लेकर के, उसको इम्प्लीमेंटेशन उनसे पूरी एडवाइस लेवें, वो एडवाइस को इम्प्लीमेंटेशन करके ये वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा, मैंने पहले भी बताया कि इनकी दूसरी जो वीकनेस होती है वो होती है इनके टेक्नोलॉजी। आज अपन जितने भी छोटी इंडस्ट्रीज है उनके पास में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साधन बहुत कम है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साधन वो मतलब किसी का लेवे या ना लेवे, वो खुद से लेवे या किसी को जैसे कंसोर्टियम बनावे, लेकिन टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पे यूज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अपन पीछे रह जाएंगे। तो इनको वो टेक्नोलॉजी जो वीकनेस है उसको भी ओवरकम करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो वीकनेस रहती है इनकी, उसके पूरा ये करें। और ये तो क्या है, बहुत लंबा डिस्कशन हो सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं करके इसको यहीं पे मैं बताता हूँ, और कोई क्वेश्चन आपको बताता हूँ। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री शर्मा जी की तरफ से जो आपको सजेशंस मिले उस पर आप ध्यान दीजिए, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर ना समझिए। हाँ, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपने सुना, तो उन टेक्निकल चीज़ों को बारीकी से पढ़िए, देखिए, और जो MSME का वेबसाइट है, जो भी पोर्टल है, उस पर जाइए और एक एक चीज़ को एनालाइज कीजिए, उसको पढ़िए, और जो भी कमियां हैं आपके अंदर उस चीज़ को निकालने की कोशिश करें। और क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, बड़ा ही परिस्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है, और इसमें हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है और हिम्मत नहीं हारे। अभी भी वक्त है कि हमारे जो MSME इंडस्ट्री के लोग हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको सोच की ज़रूरत है और थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस की ज़रूरत है। मैं रवि टुन्ना, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।